नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे। 9 जून 2024 को तीसरी बार ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहा कार्यकाल। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक देश को मिली दुनिया में नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया के कई नेताओं ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदलाव लाने वाले शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके समर्थन, सबको लेकर साथ चलने की नीति और आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके विजन की गई तारीफ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति को देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप रहा। कहा, पिछले एक दशक में ब्रांड इंडिया को ब्रांड मोदी से मिली। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े देश के सभी भूमि बंदरगाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से सीमा सुरक्षा, सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन हुआ आसान। एक जुलाई से लागू होगी विकसित भारत जी राम जी योजना। सरकार ने जारी की 95,692 करोड़ की अंतरिम राशि। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, किसी राज्य का बजट नहीं हुआ है कम। किसानों और श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी योजना। और पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारत ने पाकिस्तान की बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर जताई चिंता। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 12 सालों के तमाम फैसलों ने देश को विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ाया है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज पर डीडी न्यूज एक विशेष सीरीज चला रहा है और हम दिखाते हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से अनेक क्षेत्रों में बदलाव आए। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। आज ही के दिन 9 जून को साल 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। लगातार तीसरी बार जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर अगर पीछे मुड़कर देखें तो उपलब्धियों की एक लंबी सूची, एक लंबी फहरिस्त सामने है, जिन्होंने विकास की यात्रा को, देश की विकास की यात्रा को और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में देश को काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल तेज फैसलों और तेज विकास की पहचान बन चुका है। देश के 26 शहरों तक मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। नई रेल लाइनों, एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े पुलों के जरिए कनेक्टिविटी का विस्तार लगातार हो रहा है। जम्मू का चिनाब ब्रिज हो या फिर रामेश्वरम का पंबन ब्रिज, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना नए भारत की तस्वीर पेश करती है। सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार का फोकस साफ नजर आता है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ने
देश को नक्सल मुक्त बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत आतंक के खिलाफ सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक जवाब भी देता है। मोदी सरकार की 12 वर्षों की यात्रा सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उल्लेखनीय सफल कहानी है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान मिला है और जनधन योजना के जरिए 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी व्यापक बदलाव आया है। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए। आर्थिक सशक्तिकरण पर भी सरकार का जोर है। 57 करोड़ से अधिक लोगों को बिना गारंटी ऋण मिला है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मदद पहुंची है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। कृषि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई गई है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना हुआ है। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,400 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12,75,000 रुपए सालाना कर दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है। इसके तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। एक तरफ एनडीए रखो, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। विकास भी और विरासत भी, इस मंत्र के साथ मोदी सरकार अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी रफ्तार से कदम उठा रही है। कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के 4 पहियों की ये विकास यात्रा आने वाले वर्षों में और गति पकड़ेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साल 2014 से 2026 तक ये वो 12 साल है जहां पर भारत सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि भारत ने एक अभूतपूर्व लंबी छलांग लगाई है। अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प कैसे जमीन पर उतरा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 2014 जब देश में नीतिगत पंगुता यानी पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था, अर्थव्यवस्था सुस्त थी, बुनियादी ढांचा कछुए की रफ्तार से रेंग रहा था और देश का आम नागरिक व्यवस्था से निराश हो चुका था। ठीक उसी दौर में देश की कमान संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने इस हताशा को आत्मनिर्भरता के संकल्प में बदल दिया। उन्होंने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी, बल्कि गतिशक्ति और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से काम करने का एक ऐसा नया स्केल और स्पीड दिया जिसने भारत की आर्थिक और ढांचागत तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। विरासत में मिली चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिखाया है। एक ऐसा परिवर्तन जिसने जमीन से लेकर आसमान तक देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिख दी। 2014 का भारत याद कीजिए, जहां जेब में कैश रखना मजबूरी थी और डिजिटल भुगतान बेहद सीमित था। लेकिन आज 2026 में भारत हर महीने 18 अरब से ज्यादा के डिजिटल लेन देन के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इंटरनेट यूजर्स 25 करोड़ से करीब 4 गुना बढ़कर 95 करोड़ को पार कर चुके हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गाँवों में नगण्य था, आज देश भर के 2 लाख से अधिक गाँवों को हाई स्पीड इंटरनेट से
जोड़ा जा चुका है। यही नहीं, मेक इन इंडिया की सफलता के चलते इन 12 वर्षों के दौरान मोबाइल विनिर्माण में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जहां हर साल सिर्फ 6 करोड़ मोबाइल का उत्पादन होता था, आज ये आंकड़ा 33 करोड़ प्रति वर्ष के पार पहुंच गया है। और जिस सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2014 तक देश का खाता भी नहीं खुला था, आज 5 से ज्यादा बड़े फैब्रिकेशन प्लांट और OSAT प्लांट के साथ भारत एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है। किसी भी देश की तरक्की उसकी रफ्तार से नापी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन 12 सालों में एक्सप्रेसवे, रेलवे, नए हवाई अड्डों और आधुनिक बंदरगाहों से देश की रफ्तार, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को कई गुना तक बढ़ा दिया है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो 2014 में सिर्फ 1000 किलोमीटर था, आज बढ़कर 6700 किलोमीटर हो गया है। आसमान में उड़ान योजना का जादू ऐसा चला कि देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 160 को पार कर गई है। इन 12 सालों में भारत के बंदरगाहों की क्षमता 800 मिलियन टन प्रति वर्ष से करीब 3.5 गुना बढ़कर 2760 मिलियन टन प्रति वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। भारतीय रेल का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया है। रेल विद्युतीकरण 21,000 किलोमीटर से 3 गुना बढ़कर 65,000 किलोमीटर को पार कर चुका है और शहरों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रेल 250 किलोमीटर से 4 गुना बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी हो चुकी है। पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रक्षा क्षेत्र ने भी भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। साल 2014 में जो भारत सिर्फ 700 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करता था, आज 2026 में वो 33 गुना की जबरदस्त छलांग लगाकर 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का सैन्य साजो सामान दुनिया को बेच रहा है। मतलब भारत अब रक्षा क्षेत्र में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। मोदी सरकार के शासन मॉडल की सबसे बड़ी ताकत रही है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण। 2014 में देश खुले में शौच की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, लेकिन रिकॉर्ड 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर इस कलंक को मिटाया गया। साल 2014 तक देश के महज 17% घरों में नल से पानी आता था, जो आज 5 गुना बढ़कर 80% से अधिक घरों तक पहुंच रहा है। गरीबों के सिर पर पक्की छत देने के संकल्प ने सीमित दायरे से निकलकर आज 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत जहां 2014 में केवल 18,000 गांव कवर थे, आज देश के लगभग 100% गांवों तक बिजली पहुंचाकर सभी को रोशनी सुनिश्चित की गई है। देश में एलपीजी कवरेज जो 2014 में सिर्फ 55% था, आज बढ़कर लगभग 100% हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रांतिकारी कदम से देश की करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिली। देश का गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी 15,000 किलोमीटर से बढ़कर 26,000 किलोमीटर हो गया है। इन 12 वर्षों के दौरान शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी स्टेशनों की संख्या में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इनकी संख्या 738 से बढ़कर आज 8,600 से अधिक हो गई है। पाइप से रसोई गैस यानी पीएनजी कनेक्शन भी 25 लाख से करीब 6.5 गुना बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इन 12 सालों के दौरान भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उसे पर्यावरण के लिए अनुकूल भी बनाया है। 2014 में देश की कुल बिजली क्षमता 249 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 520 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। ट्रांसमिशन नेटवर्क भी 2,90,000 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 5 लाख सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। लेकिन असली चमत्कार हुआ सौर ऊर्जा में, जो 2.6 गीगावाट से 42 गुना बढ़कर 110 गीगावाट के विशाल आंकड़े को छू चुकी है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोयला उत्पादन भी 565 मिलियन टन से बढ़कर 1 अरब टन हो गया है। इन 12 वर्षों में पर्यावरण बचाने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 1.5% से 13 गुना बढ़ाकर 20% किया गया है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए देश भर में 25,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नया तंत्र खड़ा किया गया, जो 2014 में बेहद कम थे।
इन 12 वर्षों के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प हो चुका है। डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत तक और सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर रिकॉर्ड तोड़ रक्षा निर्यात तक हर आंकड़े में मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की दूरदर्शिता साफ झलकती है। इस अभूतपूर्व विकास ने न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत के कद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 साल पूरे कर लिए हैं और इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले एक दशक में ब्रांड इंडिया को ब्रांड मोदी से ताकत मिली है। डीडी न्यूज के विशेष पॉडकास्ट भारत रिलोडेड में विदेश मंत्री ने अपनी बातों को साझा किया है। I would say in all honesty, there is a certain brand India. And that brand India, at least in the last decade, to a great deal has been shaped by brand Modi as well. You know, the respect for the Prime Minister has also shaped attitude towards us. So when we try to do something, that is a asset. मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 2029 का चुनाव भी जीतेंगे। आज के दिन ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। अभी तो 2029 आने वाला है। 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के नेताओं ने बधाई दी है। विभिन्न देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देने में उनकी भूमिका की मुक्त कंठ से सराहना की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने मोदी को आदर्श नेता बताते हुए भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को प्रेरणादायक उदाहरण बताया है। 20 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के उनके प्रयासों की सराहना की है। भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने की इच्छा जताई है न्यू गिनी पापुआ ने, और ग्लोबल साउथ के मजबूत साझेदार के रूप में उन्होंने प्रशंसा की है भारत की। वहीं ट्रिनिडाड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने भारत की विदेश नीति, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रगति में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व तक का सफर सराहनीय है। विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में भारत की उपलब्धियों की विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही है। 26 वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रिनिडाड टोबैगो यात्रा को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को हरियाणा के रोहतक में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने भारत के प्रथम रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का अवलोकन करते हुए इसे आधुनिक, सुरक्षित और भविष्य उन्मुख रेल अवसंरचना का प्रतीक बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। साथ ही स्वच्छता अभियान में भाग लेकर स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण एवं मातृशक्ति के सम्मान में एक पौधा लगाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अवश्य हासिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 12 साल के कार्यकाल में देश के लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में न्यायपालिका और कार्यपालिका और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐसी सफलताएं हासिल की हैं जिसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। यही सिस्टम है और हमारी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसी सिस्टम को थोड़ा सुदृढ़ किया नरेंद्र मोदी जी ने और हर क्षेत्र में प्रगति या तो दुगनी की या तिगुनी की इन 12 वर्षों में। आप पहले के 12 वर्षों की तुलना भी कर सकते हैं, आंकड़े अवेलेबल है। कई जगह चौगुनी की, कई ऐसी नई योजनाएं लेके आए जिनकी कल्पना नहीं थी। तो ऐसा 12 वर्षों में क्या हुआ जिससे देश विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 Years ऑफ PMSMA अ डिकेड ऑफ प्रमोटिंग सेफ मदरहुड अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अभियान की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलाव का विशेष उल्लेख किया। 9 जून 2016 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अभियान की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का विशेष डाक टिकट जारी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सरकारी पहल के कारण देश में मातृ मृत्यु दर में 86% तक की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अब तक 7.5 करोड़ से अधिक निःशुल्क प्रसव पूर्व जांचें की जा चुकी हैं। 10 साल की यात्रा में हमने एक तो सुरक्षित गर्भावस्था में मातृत्व की सुरक्षा की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है और स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत किया है। यह निश्चित रूप से हम पिछले 10 साल की यात्रा में देखते हैं। गर्भावस्था में किसी माता की हम 5 बार एंटीनेटल चेकअप करते हैं। जिस 5 बार के एंटीनेटल चेकअप में 1 बार स्पेशलिस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 9 तारीख को यह जरूर होना चाहिए, इसकी चिंता की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान और उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 9 जून 2016 को की थी और ये उनके मार्गदर्शन में इसको हमने कंसेप्चुअलाइज किया था। इसके 2 अनूठे फीचर्स हैं, एक तो PPP और दूसरा हमारी जो प्रेग्नेंट मदर्स थी, जो हमारी एक्सपेक्टिंग मदर्स थी, उनको स्पेशलिस्ट का अटेंशन मिला। ये एक बहुत ही अनूठा प्रयोग था और इसका लाभ हम आज देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के सुरक्षित मातृत्व अभियान की उपलब्धियों की सराहना की। संगठन का मानना है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। WHO is very pleased to congratulate the government of India on its achievement in the reduction of maternal mortality through this 10 years old program, and there's a number of elements that have been very impressive. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच की जाती है। पिछले 1 दशक में ये अभियान सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने विकसित भारत जय राम जी योजना के तहत वित्तीय मंजूरी देते हुए 95,692 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि राज्यों को जारी किया है। योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ये राशि वित्त वर्ष 2026-27 में नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू करने जा रही है। योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के तहत राज्यों के लिए कुल 92,550.17 करोड़, केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1291.52 करोड़, केंद्रीय प्रशासन और सोशल ऑडिट फंड के लिए 1850.62 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के धनराशि का आवंटन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है, राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 26 राज्यों ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान पूरे कर लिए हैं। देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी। इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए, गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। इस योजना में रोजगार के प्रमुख क्षेत्र हैं जल संरक्षण और जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास, कृषि एवं आजीविका संबंधी कार्य, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल कार्य शामिल हैं। ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से लागू की जाएगी, जिससे रोजगार सृजन और विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि ये नई पहल ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी नई दिशा देगी। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अटकी केंद्रीय योजनाओं, पीएम आवास योजना और ग्रामीण सड़क योजना को बहाल करने की घोषणा की है। आवास, ग्रामीण सड़क, पेंशन और 100 दिन के काम को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। 2022 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद केंद्र ने बंगाल के लिए आवास योजना की राशि रोक दी थी। उस समय 11.5 लाख घरों के लिए लगभग 8,200 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। अब केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 10 लाख घरों के लिए धनराशि देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1 जुलाई से शुरू हो रहे 100 दिन के काम के लिए केंद्र सरकार ने 700 करोड़ रुपए और ग्रामीण पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। नई सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र की इस बड़ी वित्तीय मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार तेजी से विकास कर रही है। अब केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 10 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आवास, ग्रामीण सड़क को मिलाकर 100 दिनों के काम को सरकार देना सुनिश्चित करेगी और इसके लिए सरकार ने करीब 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बंगाल को 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण सड़क निर्माण की गति धीमी होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन केंद्र की नई मंजूरी से ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। ग्रामीण पेंशन योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई है। स्पष्ट है कि डबल इंजन की सरकार में पश्चिम बंगाल तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का
सुरक्षा पर विशेष फोकस है। हम स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना को पूरा कर रहे हैं। स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी विशेष योगदान रखता है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से सीमाओं की सुरक्षा बेहतर होगी। लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के इतिहास में आज का दिन हमेशा याद किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के 12 साल पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा के जरिए विकसित भारत का संकल्प बनाया है। मोदी जी प्रधानमंथी के रूप में लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4,398 दिन का कार्यकाल आज पूरा करेंगे और कल श्री जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़कर इसको पार कर जाएंगे। तो देश में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा करने का सौभाग्य हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और इस समय में, एक कालखंड में जन कल्याण को सबसे पहले अपने शासन का सूत्र बनाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बड़ी मजबूती मिली है। शिक्षा मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को भारत में कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में इन विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ अप्रूवल सौंपे गए। ब्रिस्टल और यॉर्क यूनिवर्सिटी अपने परिसर मुंबई में स्थापित करेंगी, जबकि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में अपना कैंपस शुरू करेगी। इनके अगस्त 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। इन परिसरों में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जैसे विषयों की पढ़ाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह कदम भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे छात्रों को देश में ही गुणवत्तापूर्ण विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग और मजबूत होगा। You are honoring India's internationalization, the part of our National Education Policy 2020. It will not only benefit Indian students, it will also benefit global community. With the new changing geopolitical scenario, India is a favored destination for global investment and global learning points is emerging as a global learning point. I am happy you all are concentrating on scientific topics and that is our expectation. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को आयोजित होने जा रही नीट यूजी परीक्षा को लेकर एनटीए कार्यालय जाकर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की गई। कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। परीक्षा में सहयोग के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा गया है। आने वाले दिनों में भारत सरकार के गृह सचिव भी इस ओर उच्च स्तर की बैठक करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटिहीन रहेगी। एनटीए री-नीट एग्जामिनेशन 21 जून को करने जा रहा है। इसके हम इस बीच में कई बार उसके रिव्यू किए हैं। मैं आज प्रत्यक्ष एनटीए हेडक्वार्टर आया था। जेई री-नीट की प्रस्तुति कैसे चल रहा है उसको थोड़ा समीक्षा करने के लिए।
इस बीच में सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो जो चीज़ करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है और उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पे पहुंच जाना। जिस विभाग उस काम पे संश्लिष्ट है, इस बार हम लोग थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लिए हैं। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों की सचिवों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो गई है। मैंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है। वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और केंद्र सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने परीक्षा के सुचारू रूप से संचालित होने, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पूरे मदद का भरोसा दिया है। दोनों मंत्रालयों ने छात्रों के लिए परेशानी मुक्त और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बैठक में सभी आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पर जोर दिया जाएगा ताकि परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। मनीषा वाघमारे ने अपने खिलाफ पुख्ता सबूत न होने और खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मनीषा पैसे लेकर पेपर के सवाल बच्चों को लीक करती थी। सीबीआई के पास छात्रों के बयान हैं जिसमें उन्होंने पेपर की जानकारी देने के बदले मनीषा को पैसे देने की बात मानी है। वहीं पेपर लीक मामले में आरोपी छात्र यश यादव ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। यश यादव ने नीट में दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होने और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। कोर्ट ने यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। 12 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान से प्रेरित होकर देश भर में पौधारोपण अभियान को नई गति मिली है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने मां के सम्मान में एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रामदास अठावले ने कहा कि एक पेड़ सिर्फ प्रकृति को नहीं संवारता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव भी मजबूत करता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सब लोग, हम मिनिस्टर है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारे एनडीए को, बीजेपी को, एनडीए को, आरपीआई को मानने वाले जो सभी जो वर्कर्स है, ये तो सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाओ और मैंने मेरे माँ के नाम पर या पीपल का मैंने पेड़ लगाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। और सभी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाओ और पर्यावरण को मजबूत करो। पद्मश्री से सम्मानित किए गए कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कारों के चयन में अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान किया है। डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी ने कहा कि पद्म पुरस्कार न केवल ऐसे लोगों को सम्मानित और प्रोत्साहित करते हैं बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और बढ़ा देते हैं। सच्चे दिल से अच्छा काम करना, लोगों को सहायता करना, वो उद्देश्य से हम जो काम करते हैं और गवर्नमेंट जब रिकग्नाइज करता है बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक एन एनकरेजमेंट। अभी जो अवार्ड मिला है उससे हमको जो बाध्यता जो और बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ता है, अच्छा लगता है और करने का आकांक्षा होता है, इच्छा होता है। सो पद्मा अवार्ड्स डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी एन इम्पिटस टू ऑल द डॉक्टर्स जो भी सर्विस कर रहे हैं। ये बार जो मैं दिल्ली में देखा था, कहीं लोगों, कहीं गांव से, छोटे छोटे गांव से लोगों को भी पद्मा अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे सुरक्षा हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हुए हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट का समाधान संवाद, कूटनीति और तनाव कम करने के प्रयासों के जरिए ही संभव है और जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए कुवैत के अमीर का आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान की उस बर्बरता का कड़े शब्दों में निंदा किया है जो लगातार जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य लोग घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुष्प्रचार के जरिए अपनी विफलताओं और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि ओमान के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार हादसे के तुरंत बाद मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। सभी भारतीय सुरक्षित हैं और दूतावास उनके संपर्क में है। एक जहाज जिसका नाम MT मारीवेक्स था, इसको ओमान के तट के पास इसको निशक्त किया गया, इसको अक्षम किया गया। हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है और ये हम जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। साथ ही साथ अन्य जो पक्षधर इसमें है, MRCC है, भारतीय जहाज मंत्रालय है, सबके साथ बातचीत करके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 24 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक के खिलाफ भारतीय कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नो मैंस लैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा वार्ताओं में इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है, अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैंस लैंड में हैं, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत के दौरान शायद इस पर कुछ चर्चा हो। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मंगलवार को इजराइल के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने इजराइल की सरकार और वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने शांति, नवाचार, समृद्धि और दोनों देशों के लोगों के कल्याण के साझा विजन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी लगभग 850 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली ये परियोजना रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली बड़ी अक्षय ऊर्जा पहल है। परियोजना का क्रियान्वयन NTPC लिमिटेड प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। इसका उद्देश्य रक्षा प्रतिष्ठानों को स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना और पारंपरिक ग्रिड बिजली पर
पारंपरिक ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम करना है। इससे रक्षा संस्थानों को बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स और एनटीपीसी के समन्वय से विकसित होने वाली इस परियोजना में राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता महत्वपूर्ण उदाहरण बनेंगे। उत्तर प्रदेश में अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक करते हुए ई पंजीकरण मॉड्यूल लागू किया है। नई व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद और अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री भी अब ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी। इससे लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। यूपी सरकार का दावा है कि यह पहल ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के साथ साथ पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय आमजन के प्रत्यक्ष संपर्क वाले कार्यालय हैं, इसलिए वहां की व्यवस्थाएं आधुनिक, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने उपनिबंधक कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता बताई। विधानसभा हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अब सीआईडी जांच ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। आरोप है कि चिट्ठी में कम से कम 13 विधायकों के हस्ताक्षर जाली बनाए गए थे। विधायक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा की शिकायत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज कराया है। ये पत्र लिखे जाने के बाद ही ऋतुव्रत और संदीपन को तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। शिकायत के आधार पर सीआईडी ने पहले कैनिंग पश्चिम के विधायक बहरुल इस्लाम, बोलपुर के विधायक चंद्रदास सिन्हा, मध्य हावड़ा से विधायक अरूप राय, बेलघाटा से विधायक कुणाल घोष और चौरंगी की विधायक नैना बंदोपाध्याय से पूछताछ की थी। इसी पूछताछ से आधार पर अभिषेक को नोटिस जारी किया गया। उन्हें अब तक 4 बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देकर उन्होंने पेशी से परहेज किया है। इसी तनातनी के बीच मंगलवार शाम सीआईडी केंद्रीय बलों के साथ ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची। अधिकारियों को अंदर जाने से तृणमूल नेता और पूर्व सांसद शुभाशीष चक्रवर्ती ने रोकते हुए कहा कि घर में कोई मौजूद नहीं है और उन्हें अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। विधानसभा में अपने ही पार्टी के विधायकों का सिग्नेचर जाल करने का आरोप और उसी के चलते संदीपन साहा और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, ये 2 विधायक स्पीकर रविंद्रनाथ बोस के सामने कंप्लेन किए थे और उसी के चलते यहाँ पर सीआईडी पहुँच गया है, सेंट्रल फोर्स पहुँच गया है। इसी घर पर बैठक हुआ था, 6 मई को बैठक हुआ था और जिस बैठक में वो विवाद हुआ था कि अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देना है, तो उसी बैठक के बाद एलओपी शोभेंद्र चट्टोपाध्याय को तृणमूल ने चुना था। शोभेंद्र चट्टोपाध्याय एलओपी होंगे, फिराद हकीम होंगे चीफ ऑफ व्हिप। लेकिन जो सिग्नेचर 80 विधायकों का जो सिग्नेचर रविंद्रनाथ बोस स्पीकर के पास दिया गया है, उसमें 13 विधायकों का सिग्नेचर सही नहीं था, वो फर्जी था, ऐसा आरोप था। और उसी के चलते जो जांच सीआईडी कर रही थी अभिषेक बनर्जी तक, तो सीआईडी पहुंची थी और पहुंचने के बाद सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भी थमाया था और अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने समय मांगा, कोलकाता हाईकोर्ट में अलग से याचिका दायर किया और इसी के चलते अभी ममता बनर्जी के घर पहुंच गई सीआईडी। जिस आंगन में कभी देश भर के नेता आए हैं, उसी आंगन में आज सीआईडी आधिकारिक आए हैं और वो भी आरोप अपनी दल के विधायकों का जो हस्ताक्षर, वो हस्ताक्षर जाल करने का आरोप। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। जब सीआईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो अधिकारियों को अंदर जाने से तृणमूल नेता और पूर्व सांसद शुभाशीष चक्रवर्ती ने रोका। उन्होंने कहा कि घर में कोई नहीं मौजूद है और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके जवाब में सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी के घर पहुंचे। करीब 15 मिनट तक चले इस गतिरोध के बाद सीआईडी की 32 सदस्यीय टीम में से 9 अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। सूत्रों के अनुसार सीआईडी अधिकारी उस बैठक कक्ष तक पहुंचे जहां शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता चुने जाने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया था।
पूरी तलाशी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। और दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर होने वाला खर्च 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। परमाणु हथियारों के उन्मूलन वाले काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स यानी ICAN की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों ने पिछले वर्ष अपने परमाणु शस्त्रागार पर कुल 119 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 20% अधिक है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया एक नए परमाणु हथियार होड़ की तरफ आगे बढ़ रही है। अध्ययन के अनुसार अमेरिका परमाणु हथियारों पर सबसे अधिक 69.2 अरब डॉलर खर्च करने वाला देश है, जबकि चीन, ब्रिटेन, रूस भी शीर्ष खर्च करने वाले देशों में शामिल है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।